सुंदर नगर के राजा बहुत नेक दिल थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। राजा के दो बेटे और एक बेटी थी। छोटा शहजादा बिल्कुल अपने बाप की तरह बहुत ही नेक और दयालु था, लेकिन बड़ा शहजादा उसके उलट था। वो हमेशा दूसरों के साथ बुरे सलूक से पेश आता था। आज भी दोनों शहजादे जब चहलकदमी के लिए महल से बाहर निकलते हैं, तो रास्ते में रामू कम्हार मिट्टी के बर्तन बेचने जा रहा था। ये सब देखकर बड़े शहजादे को बहुत गुस्सा आया। तुम्हें मालूम नहीं, ये हमारी चहलकदमी का वक्त है और तुम अपने मिट्टी के बर्तन लेकर रास्ते में खड़े हुए हो। ये कहकर बड़े शहजादे ने मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। अरे बड़े भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस बेचारे का रोजगार है, वो अभी ही काम पर निकलेगा ना। और वो अपने ध्यान से ही तो जा रहा है, उसने तो हमें कुछ नहीं कहा। तुम अपना मुंह बंद रखा करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, छोटे हो तो छोटे बनकर रहा करो। रामू कुम्हार बेचारा वहीं रोने लग जाता है। तभी छोटा शहजादा उसे तसल्ली देता है। रामू काका, आप फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर पिताजी से कहूंगा, वो आपको नए बर्तन ले देंगे। जब वो दरबार पहुंचते हैं, तो रामू कुम्हार भी बादशाह के पास पहले ही शिकायत लेकर पहुंचा होता है। हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम जानते भी हो कि मैं अपनी प्रजा के बारे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता, फिर भी ये सब कुछ तुमने किया। चलो, अब रामू से माफी मांगो। फिर राजा सभी के सामने बड़े शहजादे को रामू से माफी मांगने का कहता है। आखिरकार शहजादे को मजबूर होकर रामू से माफी ही मांगनी पड़ती है। बादशाह उसकी इस बात से बहुत परेशान था। अब वो बूढ़ा हो रहा था और उसकी तबीयत भी कुछ नासाज रहने लगी थी। क्या बात है हुजूर, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। हाँ रानी, मैं बहुत परेशान हूँ। उम्र का तकाजा है, अब मुझसे ये सारे मामलात नहीं संभाले जाते। आप फिक्र क्यों करते हैं? हमारे दोनों बेटे जवान हो चुके हैं, आप तमाम मामलात उनके सुपुर्द कर दें। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं सारे मामलात बड़े शहजादे के सुपुर्द करूंगा। तुम तो जानती हो वो किस तबीयत का है। वो मेरी प्रजा के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और मुझे ये बात उसकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ठीक है, आप छोटे शहजादे के सुपुर्द कर दें। और वो तो बिल्कुल आप जैसा है, इंतहाई नेक दिल और दयालु। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं बस कुछ मुनासिब वक्त देखता हूँ, तो एक दो रोज में ऐलान कर देता हूँ कि आज के बाद सारे मामलात छोटे शहजादे के सुपुर्द होंगे। दरवाजे के पास से गुजरते हुए वजीर ने ये सारी बातें सुन ली थी। तो इस नगर पर राज करने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे इससे पहले कुछ करना होगा। वो बड़े शहजादे के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वो ऐसे कैसे छोटे को ये सब दे सकते हैं? मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, मेरा इन पर सबसे पहले हक है। वो बड़े शहजादे को और भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। मुझे तो पहले से ही लग रहा था, और वैसे भी बुरा मत मनाइएगा, राजा जी ने कभी भी आपके साथ बेटों वाला सलूक नहीं किया। वो हमेशा आपको बेइज्जत करते रहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, उन्होंने हमेशा मुझे नकारा समझा और छोटे की तारीफें करते रहे, लेकिन ये सब कुछ मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। अरे, उनसे जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। महारानी और छोटी शहजादी ने भी उनकी बात से इत्तेफाक किया है। आपको जो कुछ भी करना होगा, अब इन्हीं दो तीन दिन में सोच कर करना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम पागल हो चुके हो? वो मेरा भाई है, और इस सब में उसका क्या कसूर? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम कुछ दिन के लिए छोटे शहजादे को कहीं गायब कर देते हैं। जब सारे मामलात आपके हाथ आ जाएंगे, तो हम छोटे शहजादे को ले आएंगे। वो इसी तरह बड़े शहजादे को समझाता रहता है और फिर बड़ा शहजादा उसकी बात मान ही ले। अगले दिन ही दोनों शहजादे बादशाह के सामने खड़े थे। पिताजी, हम जंगल की तरफ शिकार के लिए जाना चाहते हैं। राजा बड़े शहजादे की तबीयत से अच्छी तरह से वाकिफ था।
वो उसे शिकार पर जाने के लिए मना कर देता है। पिताजी, हम बड़े हो चुके हैं, आखिर कब तक आप हमें मना करते रहेंगे? और डरने की क्या बात है? मंत्री जी भी तो हमारे साथ जा रहे हैं। फिर बादशाह कुछ सोच विचार के साथ उसे जाने की इजाजत दे देता है और फिर वो तीनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं और फिर अपनी प्लानिंग के हिसाब से जंगल के बीच में पहुंचकर बड़ा शहजादा बीमार होने का नाटक करने लगता है। मेरे ख्याल से हमें किसी वैद्य को बुलाकर लाना होगा। मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन जंगल के बीचों बीच कहाँ से कोई वैद्य मिलेगा? मैं जानता हूँ, यहाँ से कुछ ही आगे पर एक झोपड़ी है, वहां पर एक हकीम रहता है। हमें जाकर उसे बुलाकर लाना होगा। तो ठीक है, आप जाकर बुला कर लाएं, मैं भाई के पास रुकता हूँ। अरे नहीं, हम दोनों को ही साथ जाना होगा। वो वैद्य जी काफी बुजुर्ग हैं, मुझे अकेले से लाए नहीं जाएंगे, हमें उन्हें उठाकर लाना होगा। तो भाई का ख्याल कौन रखेगा अगर किसी जानवर ने इन्हें नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी जंगली खतरनाक जानवर नहीं आता। मैं पहले भी बहुत बार यहाँ पर आ चुका हूँ और वैसे भी वो झोपड़ी कुछ ही दूरी पर है। हम यूं जाएंगे और उनको लेकर आ जाएंगे। और मंत्री बहुत ही होशियारी के साथ छोटे शहजादे को झील में धक्का दे देता है और फिर वो और बड़ा शहजादा दोनों महल में वापस आ जाते हैं। छोटे शहजादे को ना पाकर राजा बहुत परेशान होता है। क्या बात है बड़े शहजादे, छोटा शहजादा कहाँ पर है? वो पिताजी, छोटा शहजादा तो हिरन के पीछे पीछे जंगल में काफी आगे निकल गया। मैंने उसे बहुत मना किया कि आगे जंगल बहुत घना और वहां पर खतरनाक जानवर है, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो उस हिरन का शिकार करना चाहता था। मैंने और मंत्री जी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। अचानक की खबर सुनकर राजा तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और वो बीमार पड़ जाता है। अब सारे मामलात तो बड़े शहजादे के सुपुर्द हो चुके। फिर वो ऐसा ही करता है, वो बड़े शहजादे को भी किसी तरह बहला फुसला कर उसी नदी के पास ले जाता है और उसे भी धक्का दे देता है। अब राजा को मुझे इस नगर का राजा बनाना ही होगा, इसके पास कोई और हल नहीं। और फिर मैं छोटी शहजादी से शादी करके हमेशा के लिए इस नगर पर राज करूंगा और फिर सब मेरा हुक्म मानेंगे। और कोई मौका देखकर मैं इन दोनों मियाँ बीवी को भी रास्ते से हटा दूंगा। छोटी शहजादी ये सब कुछ सुन लेती है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा और जाकर अपने भाइयों को ढूंढ कर लाना होगा। फिर अगले दिन सुबह होने से पहले ही शहजादी महल से निकल जाती है। वो एक जगह पर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठी थी कि वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। वो शहजादी को इतना परेशान देखकर उसके पास आता है। अरे बेटी, क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों लग रही हो? और मुझे तो तुम हुलिये से कोई शहजादी लग रही हो। हाँ बाबा जी, मैं इस नगर के राजा की बेटी हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतने सुनसान जंगल में, और वो भी अकेली? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम मुझे अपने पिता के समान ही समझो, तुम मुझे बता सकती हो। फिर शहजादी उसे सारी कहानी बताती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि जो महल से बिना बताए निकल आई, वरना वो मंत्री तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन मैं अपने माँ पिता को वहां पर नहीं छोड़ सकती, वो मंत्री उन्हें जान से मार देगा। तुम परेशान मत हो। और तुमने अभी क्या बताया कि उस मंत्री ने तुम्हारे भाइयों को इस जंगल की झील में फेंका है? हाँ, मैंने तो उसे यही कहते हुए सुना कि उसने जंगल की किसी झील में मेरे दोनों भाइयों को धक्का दे दिया है। अभी तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर सुबह जाकर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस जंगल में एक जादुई झील है। जो भी उसमें जाता है वो जान से तो नहीं जाता, लेकिन हाँ, वो पत्थर का जरूर बन जाता है। फिर शहजादी उस बूढ़े आदमी के साथ उसकी झोंपड़ी में जाती है। बूढ़ा आदमी उसे शहजादी की सारी बात बताता है।
अब्बा जान, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। अगर तो दोनों शहजादों को उसी जेल में धक्का दिया गया है तो फिर वो वहीं पर मौजूद होंगे। फिर वो नौजवान लड़का उस जेल की तरफ जाता है तो वाकई ही दोनों शहजादे उस झील के दूसरे किनारे पर पत्थर की हालत में मौजूद थे। वो वापस झोंपड़ी में आकर बूढ़े को और शहजादी को सारी बात बताता है। मुझे अभी जाना होगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो मंत्री बहुत ही घटिया आदमी है, वो किसी वक्त भी मेरे माँ पिता को जान से मार सकता है। मुझे किसी भी हाल में अपने भाइयों को लेकर महल वापस जाना होगा। वो तीनों जब झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी बहुत बुरी हालत में चारपाई पर लेटी नजर आती है। शुक्र है कोई तो इस झोंपड़ी में आया, वरना तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर वो तीनों अपने आने का मकसद उसे बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग इस झील की बात कर रहे हो। मुझे मालूम है कि वहां पर पत्थर होने वाले कैसे ठीक हो सकते हैं। जहां से पूरब की जानिब पहाड़ियों के पीछे एक खास किस्म का गुलाब पाया जाता है। अगर तुम लोग उस गुलाब की पत्तियां लाकर किसी तरह इस झील के पानी में मिला दो तो तुम्हारे दोनों भाई बिल्कुल असली हालत में वापस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन वहां पर जाना बहुत मुश्किल है। रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी और उस पहाड़ पर एक बहुत खतरनाक जिन भी रहता है। तुम्हें बहुत मोहतात होकर जाना होगा। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं हर हाल में उस पहाड़ी के पास जाऊंगी और वहां से वो फूल लेकर ही आऊंगी। बेटी, तुम अकेली मत जाओ, मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगा। और फिर वो दोनों पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी मुश्किलें पेश आती हैं। पहाड़ी पर पहुंचते ही उन्हें दूर से उस जिन की गुफा नजर आने लगती है। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि ये जिन लोग रात को जागा करते हैं और दिन को सोया करते हैं, और अभी रात होने में कुछ ही समय बाकी है। मेरे ख्याल से हमें अभी ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये ना हो कि हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं। घाट के करीब पहुंचने पर वो देखते हैं कि वो जिन सोया हुआ था। ऐसा करो, तुम पहाड़ी से नीचे उतरकर वो गुलाब का फूल ढूंढ कर लाओ। मैं तब तक यहाँ पर इस जिन की निगरानी करता हूँ। अगर ये उठ गया तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा, तुम समझ जाना और वहीं पर रुकना। फिर मैं किसी तरह इससे निपट कर आऊंगा। और वहां पर पहुंचते ही वो गुलाब की पत्तियां झील के पानी में मिला देते हैं। जैसे ही वो पत्तियां मिलाते हैं, दोनों शहजादे अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। शहजादी ये देखकर बहुत खुश होती है और जाकर अपने भाइयों को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो छोटे, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि वो मंत्री इस कदर घटिया निकलेगा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बड़े भैया, हमें पहले तो शुक्रिया अपनी छोटी शहजादी का करना चाहिए, जिसने अपनी अक्लमंदी से हम दोनों की जान बचाई। अब हमें जल्दी से महल की तरफ निकलना चाहिए, बिना किसी देर किए। और फिर वो तीनों बहन भाई महल की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों जब महल में पहुंचते हैं तो मंत्री उन तीनों को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। अरे, छोटे शहजादे और बड़े शहजादे आप। फिर छोटा शहजादा सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो मंत्री को गिरफ्तार कर लें, और फिर सबके सामने मंत्री का असल चेहरा लाया जाता है। छोटे शहजादे, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम माफी के किसी लायक नहीं हो। सिपाहियों, इसे जिंदान में डाल दो और कल सुबह होते ही तुम्हें फांसी पर। और फिर तीनों बहन भाई अपने माँ पिता के पास जाते हैं। राजा अपने तीनों बच्चों को जिंदा पाकर बहुत खुश होता है और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।